प्रेपोजिशन जिनको उर्दू में हरफ रब्त या हरफ जार भी कहा जाता है, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ने के लिए या इनका आपस में राब्ता कायम रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर प्रेपोजिशंस जो हैं ये मुख्तलिफ़ नाउन और प्रोनाउन का आपस में राब्ता कायम रखते हैं। इसी वजह से इनको उर्दू में हरफ रब्त या हरूफ रब्त जो है वो कहा जाता है। अगर इसके बायलिटरल मीनिंग्स यानी लफ्ज़ी या लुग़वी मानी की बात करें तो असल में प्रेपोजिशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स एंड दे आर प्री एंड पोजीशन, यानी प्री और पोजीशन को आपस में मिलाकर ये एक वर्ड प्रेपोजिशन बनाया गया है। यहाँ पे देखें कि प्री का मतलब जो होता है वो होता है पहले यानी बिफोर, और पोजीशन का मतलब होता है जगह यानी लोकेशन, यानी ये किसी चीज़ की लोकेशन जो है उसको शो करता है और उससे पहले जो है वो हमेशा जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको हम प्रेपोजिशन कहेंगे। यानी लुग़वी मानी के मुताबिक जो प्रेपोजिशन है उसको हमेशा जगह से पहले इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर दी कैट इज़ ऑन दी टेबल, यहाँ पे देखें बिल्ली मेज़ पर है। यहाँ पे देखें कि बिल्ली की पोजीशन जो है वो टेबल के नीचे है, टेबल पर है, सॉरी टेबल के ऊपर है, टेबल पर है, तो टेबल से पहले प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल की गई है। इसी तरह दी माउस इज़ अंडर दी चेयर, चूहा कुर्सी के नीचे है। अब चूहे की जो लोकेशन है वो कुर्सी के नीचे है, तो इसलिए चेयर से पहले जो है वो प्रेपोजिशन अंडर इस्तेमाल की गई है। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब देखें उसकी जो है ही की पोजीशन जो है लोकेशन वो स्कूल के साथ है, तो स्कूल से पहले टू हेल्पिंग वर्ब प्रेपोजिशन इस्तेमाल की गई है। शी इज़ इन दी रूम, वो कमरे में है, वो कमरे में है। यहाँ पे शी की लोकेशन रूम में है, तो रूम से पहले जो है जो लोकेशन है उससे पहले जो है हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया इन, इसको हम प्रेपोजिशन कहेंगे। अगर हम इसके टर्मिनोलॉजिकल जो है यानी इस्तिलाही मानी की बात करें तो प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट लिंक्स ए नाउन और प्रोनाउन टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ जो है वो एक या अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ एक लिंक या रिलेशनशिप बनाता है। यानी प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी एक नाउन का या प्रोनाउन का जो उस सेंटेंस के अंदर कोई दूसरा नाउन है या प्रोनाउन है उसके साथ लिंक बनाता है या उसका रिलेशन क्रिएट करता है। उस लफ्ज़ को हम प्रेपोजिशन कहेंगे जो रिलेशन बनाता है, जो रिलेशन कायम रखता है। असल में जो प्रेपोजिशन है ये हमें चार मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताती है, जिसमें है प्लेस यानी जगह के बारे में, टाइम वक्त के बारे में, डायरेक्शन सिमत के बारे में, एंड मोमेंट और किसी चीज़ की हरकत के बारे में हमेशा बताता है। हम सेंटेंसेस के ज़रिए अब और एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं कि ये किस तरह हमें इन चार चीज़ों के बारे में बताता है और किस तरह ये लिंक क्रिएट रखता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल नंबर 1 है दी कैट इज़ ऑन दी टेबल। यहाँ पे देखें कि कैट और टेबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ऑन ने कायम रखा है, यानी बिल्ली मेज़ पर है और बिल्ली और मेज़ के दरमियान तल्लुक़ किसने किया? ऑन ने। तो ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। ये आगे लिखा हुआ है दी माउस इज़ अंडर दी चेयर, चूहा कुर्सी के नीचे है। अब चूहे और कुर्सी के दरमियान तल्लुक़ अंडर जो वर्ड है उसने रखा हुआ है, इसलिए जो अंडर है ये बतौर प्रेपोजिशन काम कर रहा है और ये भी प्लेस को शो करता है। थर्ड एग्जांपल में देखें ही केम हेयर फ्राम लाहौर, वो लाहौर से आया। अब यहाँ पे देखें वो लाहौर से आया, लाहौर जो है वो उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है
कि और इसके अलावा वो ही और लाहौर के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। तो ही और लाहौर के दरमियान में फ्रॉम यानी प्रेपोजिशन ने एक तलक बनाया और ये होगी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। फोर्थ में देखें, शी इज़ इन दी रूम, वो कमरे में है। शी और रूम का आपस में तलक इन यानी इन प्रेपोजिशन ने बनाया और ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होगी। वी गो टू स्कूल, वही और स्कूल का दरमियान में तलक टू ने बना दिया और ये कहलाया डायरेक्शन प्रेपोजिशन। 6 में देखें, ही मेट मी ऑन संडे, वो मुझे संडे यानी इतवार वाले दिन मुझे मिला। अब देखें ये टाइम को शो कर रहा है, साफ ज़ाहिर है संडे एक टाइम है, वक़्त है, दिन है। तो लेकिन इसके ही और संडे के दरमियान जो तल्लक भी किसने कायम किया, ऑन ने। तो ऑन प्रेपोजिशन जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। इसके अलावा इसने ही और संडे का आपस में जो लिंक्स हैं या रिलेशनशिप्स हैं उनको कायम दायम रखा। 7 में देखें, दी कैट जंप्ड ऑन टू दी माउस। अब यहाँ पे देखें जो ऑन टू वर्ड है जो रेड कलर में है, इसने माउस और कैट के दरमियान आपस में तलक कायम किया, माउस और कैट का। यानी बिल्ली ने चूहे पर छलांग लगाई, तो चूहे और बिल्ली का दरमियान में तलक ऑन टू ने बना दिया और इसको कहते हैं ये प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, क्योंकि ऑन टू जो है ये हमेशा मूवमेंट को शो करता है और इसको आगे हम लेक्चर में मज़ीद एग्जांपल में भी सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो प्रेपोजिशन इन और इनटू हैं इनमें क्या फ़र्क है। इन और इनटू दोनों का मतलब में या अंदर होता है। तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ इन स्टिल स्टेट, यानी इनको उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ साकन हालत में होती है। ही इज़ इन दी रूम, वो कमरे में है। यहाँ पे देखें कि जो इन है इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि जो ही है वो पहले ही जो है वो कमरे के अंदर है और स्टिल हालत में है, यानी मोशन लेस है, यानी कि बिल्कुल साकन हालत में है। सेकंड एग्जांपल में देखें, सबा इज़ इन दी क्लास, सबा क्लास में है। यहाँ पे भी इन जो है ये स्टिल स्टेट को शो करता है कि सबा जो है वो कमरे में मौजूद है और स्टिल स्टेट में है, यानी हरकत नहीं कर रही है। जो इनटू है इसका मतलब भी में और अंदर होता है, लेकिन ये हमेशा मोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अंदर चल कर आना। इसके अलावा किसी एक चीज़ की दूसरी चीज़ में शक्ल को बदलने के लिए भी इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। इनटू इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ इन मोशन स्टेट, यानी एक तो मोशन स्टेट में के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली, इनटू इज़ आल्सो यूज्ड टू चेंज और ट्रांसफॉर्म ए थिंग इनटू अनदर थिंग, यानी जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो फिर भी इसको इनटू इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल नंबर 1, जो ही वॉक्स इनटू द रूम, वो चल कर कमरे में आता है। अब यहाँ पे देखें कि जो ही है वो स्टिल हालत में नहीं है बल्कि वो मोशन स्टेट में है, यानी वो हरकत की हालत में है, वो चल कर आया है, इसलिए इसके लिए इनटू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इनटू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल की गई है। अगर वो पहले ही वहाँ पे मौजूद होता तो फिर सिर्फ इन इस्तेमाल होना था, यानी स्टिल जो स्टेट है वो शो करने के लिए सिर्फ इन इस्तेमाल होता। सेकंड में देखें, वी चेंज मिल्क इनटू कर्ड, हम दूध को दही में तब्दील करते हैं। यहाँ पे दूध जो है उसको मुकम्मल तौर पे कर्ड में तब्दील करने के लिए जो प्रेपोजिशन इनटू है इसका इस्तेमाल किया गया है। अब प्रेपोजिशंस ऑन और ऑन टू के बारे में देख लेते हैं। ऑन और ऑन टू दोनों का मतलब होता है पर या ऊपर, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ऑन हमेशा स्टिल स्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऑन टू हमेशा मोशन स्टेट के लिए
इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन के बारे में। ऑन इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ इन स्टेल स्टेट, यानी ऑन उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ साकन हालत में यानी स्टिल स्टेट में होती है। मिसाल के तौर पे द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। यहाँ पे देखें जो किताब है वो मेज़ के ऊपर स्टिल हालत में है, यानी बिल्कुल साकन हालत में है। इस वजह से यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल किया गया। सेकंड एग्जांपल में देखें, अली इज स्टैंडिंग ऑन रूफ, अली छत के ऊपर खड़ा है। तो यहाँ पे देखें कि जो अली है वो छत के ऊपर साकन हालत में खड़ा है, स्टिल स्टेट में खड़ा है। इस वजह से यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल की गई। ऑन टू इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ इन मोशन स्टेट। ऑन टू को इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ मोशन स्टेट में होती है, यानी हरकत में होती है। मिसाल के तौर पे द डॉग जंप्ड ऑन टू द टेबल, यानी कुत्ता छलांग लगाकर मेज़ पर गया, यानी कुत्ते ने मेज़ पर छलांग लगा दी, इस तरह कह लें आप। तो मतलब जो डॉग है, कुत्ता है, वो स्टिल हालत में नहीं है, वो मोशन हालत में है, उसने जंप लगाया है यानी हरकत की है। तो जब उसने हरकत की है और मोशन स्टेट में आ गया तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। सेकंड एग्जांपल में देखें, द कैट क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ, यानी बिल्ली जो है वो छत के ऊपर चढ़ी। अब जब चढ़ने के लिए ज़ाहिर है उसने मोशन किया है, उसने हरकत की है, मोशन स्टेट में आई है। इस वजह से मोशन स्टेट के लिए हम उसके लिए प्रेपोजिशन ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। अब हम प्रेपोजिशंस ऑन और अपॉन की बात करते हैं। ऑन और अपॉन का भी डिफरेंस सिर्फ स्टिल और मोशन स्टेट का है। दोनों का मतलब पर या ऊपर होता है, लेकिन ऑन जो है ये किसी चीज़ पर स्टिल हालत में पड़े होना है, लेकिन अपॉन का मतलब ऊपर से किसी चीज़ पर आना है, यानी हरकत करके किसी चीज़ के ऊपर आना है। अब इसकी हम थोड़ी सी जो है एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ऑन इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ ऑलरेडी ऑन द अदर सरफेस, यानी ऑन को उससे इस्तेमाल किया जाता है जब एक चीज़ पहले ही किसी दूसरी सतह पर पड़ी हो, यानी स्टिल हालत में हो, यानी कि साकन हालत में हो। मिसाल के तौर पे द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है, ये स्टिल हालत में है। टीचर इज़ सिटिंग ऑन चेयर, टीचर जो है वो चेयर पर बैठा हुआ है, यानी चेयर के ऊपर टीचर जो है वो स्टिल हालत में यानी साकन हालत में बैठा हुआ है। इसलिए यहाँ पे भी प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल करेंगे। इसके बरक्स अपॉन इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग गोज़ ऑन द अदर सरफेस, यानी अपॉन उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर हरकत करके जाती है। मिसाल के तौर पे ही प्लेस्ड ए बुक अपॉन द टेबल, उसने मेज़ पर एक किताब रखी। अब देखें जब किताब उसने रखी तो ज़ाहिर है वो मोशन हालत में उसने किया, पहले वो स्टिल हालत में था, लेकिन उसके बाद उसने उसको मोशन देकर टेबल के ऊपर रखा, यानी उसको उठा कर रखा, यानी उसको मोशन में हरकत में वो लेकर आया। तो अब उसकी मोशन या हरकत की वजह से जो है हम ऑन इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि प्रेपोजिशन अपॉन इस्तेमाल करेंगे। सेकंड एग्जांपल में देखें, द कुक पुट ए प्लेट अपॉन टेबल, यानी कि जो कुक है यानी जो बावर्ची है उसने मेज़ के ऊपर एक प्लेट रखी। आप देखें उसने बावर्ची ने प्लेट रखने के लिए प्लेट को हरकत दी है, उसको मोशन में लेकर आया है, इसलिए उसकी मोशन की वजह से जो है हम इसका प्रेपोजिशन अपॉन इस्तेमाल करेंगे, ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन हमेशा स्टिल स्टेट में इस्तेमाल की जाती है और जो मोशन स्टेट है उसके लिए हमेशा हम अपॉन प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं प्रेपोजिशंस इन और एट की। इनका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इनके जो दो अहम
जो इस्तेमाल हैं इसके बारे में देखेंगे। इन जो है ये बड़ी जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एट जो है ये छोटी जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी जब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ जाएंगे कि इन इज़ यूज्ड फॉर बिग प्लेसेस वाइल एट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेसेस लाइक आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। यहाँ पे देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर है वो काफ़ी बड़ा शहर है, इसलिए इसके लिए इन का इस्तेमाल किया गया है। इसके मुकाबले में शी लिव्स एट शेखुपुरा, वो शेखुपुरा में रहती है। यहाँ पे देखें कि शेखुपुरा कंपैरेटिवली लाहौर से छोटा शहर है, इसलिए यहाँ पे एट का लफ्ज़ यानी एट की प्रपोजिशन इस्तेमाल की गई है। अब इन दोनों को अगर इकट्ठा कर लें एट और इन को, तो दे लिव एट शाहदरा इन लाहौर, वो लाहौर में शाहदरा में रहते हैं। अब देखें कि शाहदरा जो है ये एक छोटी जगह है, इसलिए इसके लिए एट, और जो लाहौर है वो एक बड़ा शहर है, उसके लिए हमने प्रपोजिशन इन इस्तेमाल की। इसी तरह यू लिव एट हाउसिंग कॉलोनी इन शेखुपुरा। अब शेखुपुरा एक बड़ा शहर है और हाउसिंग कॉलोनी उसके अंदर यानी शेखुपुरा के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी है। तो यहाँ पे हम यू लिव एट हाउसिंग कॉलोनी के लिए प्रपोजिशन एट और शेखुपुरा के लिए जो प्रपोजिशन है वो इन इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ी जगह के लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे और छोटी जगह के लिए एट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम प्रपोजिशंस ऑन, ओवर और अबव के बारे में देखते हैं। ऑन जो है इसका मतलब होता है थोड़ा ऊपर, ओवर का मतलब ज़्यादा ऊपर, यानी ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर, यानी कि समझ लें कि 4-5 फुट के फासले पे है ऊपर। अबव का मतलब है बहुत ही ज़्यादा ऊपर, यानी ये हो सकता है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी ऊपर है, तो इसके लिए हम अबव इस्तेमाल करेंगे। अब हम एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं कि ऑन, ओवर और अबव में क्या डिफरेंस है। द कैप इज़ ऑन माई हेड, कैप मेरे सर पर है, यानी ये सर को छू रही है। अब जो टोपी मेरे सर पर है वो मेरे सर को छू रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो प्रपोजिशन है वो ऑन इस्तेमाल करेंगे। द फ्लाई इज़ फ्लाइंग ओवर माई हेड, यहाँ पे देखें मक्खी मेरे सर पर उड़ रही है। यहाँ पे जो मक्खी है वो मेरे सर के ऊपर बैठी नहीं हुई, ये थोड़े फासले पे है, 2 फुट पे हो सकती है, 4 फुट पे, 5 फुट पे, 10 फुट पे भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं है और ना ही ये मेरे सर के ऊपर बैठी है। तो ये 4-5 फुट के फासले पे है, इसलिए इसकी यहाँ पे जो हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो होगा ओवर। थर्ड में देखें, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव माई हेड, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ जो है ये मेरे सर के ऊपर उड़ रहा है। अब देखें कि जो अबव है इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ऊपर, हो सकता है ये 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ऑन है हम उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज़ हमारे सर के ऊपर या किसी सतह के ऊपर पड़ी हुई है। ओवर उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे जब वो 5-10 मीटर या फुट के फासले पे होगी, और अबव हम उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा यानी कि 2-4 किलोमीटर ऊपर जो है वो हरकत कर रही है या उड़ रही है या परवाज़ कर रही है, तो उस वक़्त हम अबव इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि बिटवीन और अमंग में क्या फ़र्क है। बिटवीन असल में 2 के दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है। बिटवीन इज़ यूज फॉर 2 नाउन्स, प्रोनाउंस और सब्जेक्ट्स, यानी 2 नाउन हो, 2 प्रोनाउन हो या 2 फाइल हों यानी काम करने वालों हो, तो उनके दरमियान में आपस में रिलेशन को शो करने के लिए हम प्रपोजिशन बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि डिवाइड दिस मनी बिटवीन दीज 2 ब्रदर्स, यानी इस रकम को इन 2 भाइयों में तकसीम कर दो।
तो यहाँ पे दो भाई हैं, इस वजह से इनके दरमियान जो है हम तल्लक को कायम करने के लिए बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन अली एंड सबा। अली और सबा के दरमियान ये किताबें तकसीम कर दो। यहाँ पे भी देखें अली और सबा दो नाउन हैं, इस वजह से इनके दरमियान जो रिलेशन है वो बिटवीन ने बनाया है, यानी दो के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप आपने शो करना है तो उसके लिए आप बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। अमंग का इस्तेमाल उस वक़्त किया जाता है जब दो से ज़्यादा नाउन हो, प्रोनाउन हो या सब्जेक्ट हो, यानी अमंग इज़ यूज फॉर मोर देन टू नाउन्स, प्रोनाउंस और सब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पर टीचर डिवाइडेड पेन्स अमंग 5 स्टूडेंट्स। टीचर ने 5 तालब इल्मों के दरमियान पेन यानी कलम तकसीम किए। अब देखें कि ये 5 हैं, मोर देन 2 हैं, 2 से ज़्यादा हो गए हैं। तो जब 2 से ज़्यादा नाउन हो, प्रोनाउन हो या कोई सब्जेक्ट वगैरह हो तो फिर आप उनके दरमियान रिलेशन को शो करने के लिए अमंग लगाएंगे, बिटवीन नहीं लगाएंगे। बिटवीन सिर्फ दो के दरमियान तल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखें, डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी अमंग दी पुअर, यानी इस रकम को गरीबों के दरमियान तकसीम कर दो। अब गरीब जो है वो एक नहीं है, दो नहीं है, ये दो से ज़्यादा गरीब हैं, यानी बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इस वजह से इनके जो दरमियान तल्लुक़ है वो अमंग ने बनाया है। तो मोर देन 2 यानी दो से ज़्यादा जितने भी लोग होंगे, जितने भी नाउन या प्रोनाउन होंगे, उनके दरमियान रिलेशनशिप शो करने के लिए हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे। अब हम दो अहम प्रेपोजिशंस के बारे में बात करने लगे हैं जिनका मतलब तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। मसलन अंडर और बीनीथ दोनों का मतलब नीचे है, लेकिन फ़र्क यह है कि अंडर उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ नीचे हो लेकिन वो नज़र आती हो, यानी नीचे पड़ी चीज़ नज़र आए तो हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। बीनीथ का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब नीचे पड़ी चीज़ नज़र ना आए, यानी नीचे पड़ी हुई चीज़ कवर हो, यानी ढकी हुई हो, छुपी हुई हो। मिसाल के तौर पर अंडर इज़ यूज्ड फॉर फिज़िकली लोअर एंड विजिबल थिंग्स, यानी अंडर का इस्तेमाल उस वक़्त किया जाता है जब जिस्मानी तौर पर कोई चीज़ नीचे हो और विजिबल हो, यानी उस दिखाई भी देती हो। मिसाल के तौर पर ही इज़ स्टैंडिंग अंडर द रूफ, वो छत के नीचे खड़ा है। यहाँ पे देखें कि वो छत के नीचे खड़ा है तो वो विजिबल है, वो दिखाई देता है। इस वजह से हम इसके लिए जो प्रेपोजिशन है वो अंडर इस्तेमाल करेंगे। सेकंड एग्जांपल में देखें, द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज़ के नीचे है। बिल्ली मेज़ के नीचे है, दिखाई दे रही है, विजिबल है, इसलिए हम इसके लिए प्रेपोजिशन अंडर इस्तेमाल करेंगे। अब देखें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी चीज़ के नीचे तो होती हैं लेकिन वो नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर बीनीथ इज़ यूज्ड फॉर फिज़िकली लोअर बट इनविजिबल थिंग्स, यानी बीनीथ तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ जिस्मानी तौर पर नीचे हो लेकिन इनविजिबल हो, यानी दिखाई ना देती हो। ऑल ऑयल रिसोर्सेज आर बीनीथ दी लैंड, तमाम जो तेल के वसाइल हैं वो ज़मीन के नीचे हैं। अब देखें जितना भी ऑयल है आपको पता है वो ज़मीन के नीचे है, लेकिन वो हमें विजिबल नहीं है, वो इनविजिबल है, यानी दिखाई नहीं देता है, वो ज़मीन के नीचे छुपा हुआ है। इसलिए इसके लिए हम जो प्रेपोजिशन है वो बीनीथ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह द मनी वाज हिडन बीनीथ द फ्लोर। अब देखें कि जो मनी है उसको फ्लोर के नीचे यानी फर्श के नीचे छुपाया गया है, तो इसको ढांपा गया है, ये भी इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसके लिए भी हम बीनीथ जो हेल्प प्रेपोजिशन है वो इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करेंगे बिसाइड और बिसाइड्स प्रेपोजिशन के बारे में।
बज़ाहिर तो फ़र्क सिर्फ़ एक एस का है, लेकिन इनमें काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। यानी बिसाइड का मतलब होता है के पहलू में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। अब हम एग्जांपल्स के ज़रिए इनको देखते हैं। बिसाइड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पहलू में या मेरे बगल में बैठा है, यानी वो मेरे बहुत करीब बैठा है। तो इसके लिए हम बिसाइड प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। शी स्टूड बिसाइड हर ब्रदर, वो अपने भाई के पहलू में या की बगल में खड़ी थी, यानी वो अपने भाई के बहुत करीब खड़ी थी। तो यहाँ पे भी हम प्रपोजिशन बिसाइड इस्तेमाल करेंगे। द बॉय इज़ वॉकिंग बिसाइड हिज मदर, लड़का अपनी माँ के साथ चल रहा है, यानी उसकी बगल में, अपनी माँ की बगल में लड़का जो है वो चल रहा है, इसलिए हम इसके लिए प्रपोजिशन बिसाइड इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं बिसाइड्स, यानी एस का जब इजाफा किया बिसाइड के साथ तो ये बिसाइड्स बन गया और इसका मतलब चेंज होकर के अलावा हो गया। तो बिसाइड्स एप्पल्स यानी सेबों के अलावा। अब हम इसकी ट्रांसलेट इस तरह इसको ट्रांसलेट करेंगे। बिसाइड्स एप्पल्स, सेबों के अलावा, आई बॉट सम बनानास, मैंने कुछ केले खरीदे। तो यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। बिसाइड्स टीचिंग यानी पढ़ाने के अलावा, आई राइट बुक्स टू, मैं किताबें भी लिखता हूँ, यानी कि एक तो मैं टीचिंग करता हूँ, इसके अलावा मैं किताबें भी लिखता हूँ। तो बिसाइड्स जो प्रपोजिशन है ये यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी, जिसका मतलब है के अलावा। ऑल वर प्रेजेंट टुडे बिसाइड्स अली, यानी अली के अलावा तमाम हाज़िर थे आज अली के अलावा तमाम हाज़िर थे। तो यहाँ पे अली के साथ बिसाइड्स इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि अली के अलावा तमाम जो लोग हैं वो हाज़िर थे। तो बिसाइड्स बतौर प्रपोजिशन इस्तेमाल की गई, जिसका मतलब होता है के अलावा। अब हम बात करेंगे दो बहुत ही अहम प्रपोजिशंस की, जो कि हैं सिंस और फार। सिंस और फार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी प्रपोजिशंस हैं जिसका जानना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि सिंस और फार का मतलब क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। सिंस असल में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, किसी भी टाइम का, वक़्त का जो स्टार्टिंग पॉइंट है या जो आगाज़ है, उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। सिंस इज़ यूज टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस का इस्तेमाल जो है वो वक़्त के जो आगाज़, नुक्ता आगाज़ है, उसको उसको स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम करता रहा है। अब देखें कि वो सुबह से जो है, सुबह का मतलब है कि उसका काम करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी सुबह जो है वो उसके काम करने का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी नुक्ता आगाज़ है। तो यहाँ पे जो सिंस है उसके काम के आगाज़ के वक़्त को बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे। शी हैड बिन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस हर चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से पाकिस्तान में रह रही थी। अब यहाँ पे देखिए उसका जो बचपन है वो स्टार्टिंग टाइम है उसका जब से वो पाकिस्तान में रह रही है, तो उसका जो चाइल्डहुड है वो उसका स्टार्टिंग टाइम है, जिसको शो करने के लिए हमने जो प्रपोजिशन है वो सिंस इस्तेमाल की। अब हम देखते हैं कि फार का क्या मतलब होता है। फार का मतलब होता है अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि वक़्त की मिकदार, यानी कितना वक़्त, यानी हाउ लॉन्ग, यानी कितना अरसा कोई काम हुआ। सिंस जो है ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है, लेकिन फार जो है वो अमाउंट ऑफ टाइम, यानी हाउ लॉन्ग, कितना अरसा किसी के काम किया, वो शो करता है। मिसाल के तौर पर फार इज़ यूज टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ टाइम, यानी फार जो है वो अमाउंट ऑफ टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
मिसाल के तौर पर वी स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी डे, हम हर रोज़ 2 घंटे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 घंटे जो है ये अमाउंट ऑफ टाइम है, तो अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हमने फार इस्तेमाल किया। अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब जो है वक़्त की मिकदार है, यानी कितना वक़्त या कितना अरसा, इसको शो करने के लिए फार लगा दिया। ही हैज़ लिव्ड इन पाकिस्तान फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसा वो पाकिस्तान में रह चुकी है। तो यहाँ पे भी जो लॉन्ग टाइम है एक अमाउंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हमने फार इस्तेमाल किया। अली हैज़ बीन रिसाइटिंग फॉर 3 आवर्स, अली जो है वो 3 घंटे से तिलावत कर रहा है। यहाँ पे देखें कि 3 आवर्स आर शोइंग द अमाउंट ऑफ टाइम, 3 घंटे जो हैं वो टाइम की मकदार को शो करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम प्रेपोजिशन फार इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो मेन डिफरेंस एक और है सिंस और फार में, वो ये भी है कि सिंस जो है इसको हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अलावा सिंस जो है किसी और टेंस में इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जो फार है, जैसा कि आप एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 तीनों में देख लें कि ये मुख्तलिफ़ टेंसेस में इस्तेमाल हुआ है, यानी फार को हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह पहले में प्रेजेंट डेफिनेट, दूसरे में प्रेजेंट परफेक्ट और तीसरे में वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल हुआ है। यानी सिंस सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल होगा, लेकिन जो फार है ये तमाम जो टेंसेस हैं उनमें इस्तेमाल हो सकता है। अब हम प्रेपोजिशंस बाय और टिल के बारे में बात करते हैं। बाय और टिल के काफ़ी इस्तेमालात हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इनके थोड़े से जो इस्तेमालात हैं वो करेंगे और उनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एटलीस्ट जो 8 यूज़र्स ऑफ बाय हैं वो इंशाल्लाह जो तफसील के साथ है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसके हम सिर्फ अभी 3 यूज़र्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बाय का मतलब होता है के ज़रिए, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ आपको जैसे बताया वो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही शुड रीच हेयर बाय 10 o'clock, वो यहाँ 10 बजे तक जो है वो उसको पहुँचना चाहिए। यहाँ पे देखें कि उसे 10 बजे तक यहाँ पहुँचना चाहिए का मतलब है कि जस्ट बिफोर, यानी वक्त से थोड़ा सा पहले, यानी वो 10 बजे तक जो है यहाँ पे पहुँच जाए। जस्ट बिफोर द टाइम जो है ये शो कर रहा है, वक्त से थोड़ा सा पहले। सेकंड में देखें कि माय फ्रेंड केम हेयर बाय ट्रेन, यहाँ पे है मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पे हमने बाय इस्तेमाल किया है। माय फ्रेंड केम हेयर बाय ट्रेन, मेरा दोस्त ट्रेन के ज़रिए यहाँ आया, तो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हम बाय इस्तेमाल करेंगे। माय स्कूल इज़ बाय द रिवर, मेरा स्कूल दरिया के पास है, तो यहाँ पे पास या करीब होने के लिए यानी वेरी क्लोज टू के लिए भी हम जो प्रेपोजिशन है वो बाय इस्तेमाल करेंगे। टिल का इस्तेमाल देख लेते हैं। ही शुड रीच हेयर टिल 10 o'clock, यहाँ पे देखें कि जो टिल है ये एक वार्निंग टाइम है, आखिरी वक्त है, यानी कि उसको समझ लें कि एग्जैक्ट टाइम है जिस पर उसको पहुंचना चाहिए। ही शुड रीच हेयर टिल 10 o'clock, उसको 10 बजे तक यहाँ पहुँचना चाहिए का मतलब है कि उसको हर कीमत पर जो है वो 10 बजे पहुँच जाना चाहिए। तो ये जो टिल है ये एग्जैक्ट टाइम को शो करता है, लेकिन जो बाय है वो टाइम से थोड़ा सा पहले को शो करता है। तो दोस्तों हमने इस लेक्चर में काफ़ी जो प्रेपोजिशंस हैं उनके इस्तेमाल के बारे में सीखा है। एंड पे आपके लिए मैं एक छोटा सा टेस्ट छोड़े जा रहा हूँ। ये टेस्ट है जो कि आपके लिए तैयार किया गया है, ये इसी लेक्चर के बारे में है। इस लेक्चर को अच्छी तरह आप सुने, देखें और समझें, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जो है
इसके जो जवाबात हैं मुझे सेंड करें और फिर वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये ठीक हैं या गलत हैं या कैसे हैं। तो शुक्रिया के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।